बेटा एंट्रोपी हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। पिछली बार इंट्रोडक्शन हुआ था एंट्रोपी का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि एंट्रोपी जो है ये क्राइटेरिया है किसके लिए कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इज नथिंग इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, या डिसऑर्डरनेस, या डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस। मतलब एंट्रोपी जो है ये एक मैथमेटिकल पैरामीटर है, मैथमेटिकल डिवाइस है जिससे हम किसी सिस्टम की रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस मेजर करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि नेचर जो है वो डिसऑर्डरनेस को पसंद करता है। किसको पसंद करता है बेटा? डिसऑर्डरनेस को पसंद करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर देखो बेटा, अगर हमारे पास किसी बॉक्स में 10 बॉल्स है, किसी बॉक्स में हमारे 10 बॉल्स है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के, एक ब्लू, एक ब्लैक, एक रेड, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के। तो हमने जो है बॉक्स उठाया, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपने जैसे रखा था, फॉर एग्जांपल आपने रखा था रेड ब्लू ब्लैक, रेड ब्लू ब्लैक, रेड ब्लू ब्लैक, इस आपने ऑर्डर में रखा था, ठीक है। अब आपने बॉक्स उठाया यहां से और ये बॉक्स आपने अनंतनाग पहुंचाया 10 किलोमीटर के बाद, या यहां से उठाया थोड़ा सा यहां पर, ये तो आपको जो है या आपने बॉक्स को थोड़ा उछाल दिया, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपने जो अरेंजमेंट रखा था वो अरेंजमेंट बिल्कुल सेम होगा? कितनी प्रोबेबिलिटी है? बहुत कम है, मिनिमम, नेग्लिजिबल, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमें पता है कि 99% प्रोबेबिलिटी कि उसका ऑर्डर चेंज हुआ होगा। बात आ रही समझ में? तो इसका मतलब नेचर जो है वो डिसऑर्डरनेस को ही फॉलो करता है, पसंद करता है, ठीक है। अब ये कितनी डिसऑर्डरनेस हुई है, ठीक है, अब कितनी डिसऑर्डरनेस हुई है वो हम मेजर करते हैं किससे बेटा? एंट्रोपी से। और अगर देखो आपको मतलब जो डिसऑर्डर हुआ, पहले आप लोगों ने खुद रखा था रेड ब्लैक ब्लू, रेड ब्लैक ब्लू, रेड ब्लैक ब्लू, खुद रखा था। अब जो उसमें ऑर्डर चेंज हुआ वो खुद हुआ कि आपने किया? खुद हुआ। आपने थोड़ा सा इनिशिएट किया, बॉक्स को थोड़ा सा हटा दिया और उसमें ऑर्डर चेंज, तो ये प्रोसेस खुद हुआ। जब कोई प्रोसेस खुद होगा तो उसमें हम मान के चलते हैं कि उसमें डिसऑर्डरनेस होती है, नेचर लव्स डिसऑर्डरनेस, तो वहां पर एंट्रोपी चेंज होती है, ठीक है। जब डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। और ऐसी प्रोसेस जिसमें डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होती है हम बोलते हैं ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है, ये खुद ब खुद होता है। आपने 10 कॉइन्स उछाले साथ में, तो कितनी आप सोच रहे हो कि हर किसी कॉइन में हेड आ जाए, लेकिन ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी है कि हर किसी कॉइन में हेड आ जाए। आपका परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है किसी में हेड, किसी में टेल, किसी में हेड, किसी में टेल, ठीक है, क्योंकि नेचर को डिसऑर्डर पसंद, ठीक है। या ऐसे मैंने कल बोला था एक और एग्जांपल, क्या आप लोग बुक्स रख लो कि मतलब इसमें, ठीक है, रूम में, तो आप जो है मतलब 10 दिन बाद मतलब ताला भी लगा लिया हो रूम में, ठीक है, आपने ताला भी लगाया रूम में, ठीक है, फिर भी आप 10 दिन के बाद घर गए तो आप क्या देख रहे हो, वहां पर जैसे आपने रखा था उसमें वैसा ऑर्डर नहीं है। क्यों नहीं है? तो धूल पड़ी होगी, धूल तो पड़ी होगी कम से कम, ठीक है, तो धूल की वजह से आपने जो ऐसे रखा था वैसा हुआ नहीं। आपने सोचा था कि मतलब जैसे मैंने साफ सफाई करके रखा ये वैसे ही होगा, लेकिन जब आप वापस आ गए तो उन पर धूल थी, जहां से आपने रखा था कुछ चीज तो उस पर भी धूल थी, क्योंकि नेचर आपका जो ऑर्डर है वो पसंद नहीं करता है, उस पर धूल तो डालेगा। बात आई समझ में? क्लियर? ठीक है। मतलब नमाज पढ़ने जाते हैं किसी मतलब ये मस्जिद में, ईदगाह में, तो लोग पहले सफ में थे, ऑर्डर में थे, जो ही सलाम फेर लिया तो सभी डिसऑर्डर, ठीक है, कोई किसी का साथ नहीं होता है, क्योंकि नेचर को डिसऑर्डर पसंद है। अब कितना डिसऑर्डर हुआ है वो हम मेजर करते हैं किससे बेटा? एंट्रोपी से। इज दैट क्लियर नाउ? बात आई समझ में? ठीक है। तो फिर मैंने बोला था कल कि अगर किसी रिएक्शन में कोई प्रोसेस अगर A से B हो रहा है, फॉर एग्जांपल A से B हो रहा है कोई प्रोसेस, ठीक है, अगर ये A से B हो रहा है फॉरवर्ड,
तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि अगर इसमें एंट्रोपी, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है और ये यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तो इसमें रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। और इस प्रोसेस में अगर रैंडमनेस बढ़ गई, अगर रैंडमनेस बढ़ गई, रैंडमनेस अगर बढ़ गई बेटा, तो इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अगर एंट्रोपी बढ़ गई तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस होगा। इसी तरह से ये प्रोसेस बैकवर्ड में पॉसिबल नहीं, हम कर सकते बाय एक्सटर्नल, जैसे मैंने बोला था पानी ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अब ये खुद ब खुद नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हम कर सकते हैं अगर हम चाहें। मोटर लगा लो, ठीक है, 10 वाट मतलब 10 क्या बोलते हैं पावर का, हॉर्स पावर का, 20 हॉर्स पावर का, तो आप कहीं भी पानी पहुंचा सकते हो, लेकिन खुद ब खुद नहीं पहुंचाया। लिटिल इनिशिएटिव से नहीं पड़ेगी, आप फूंक मार के बोलोगे, फूंक मार के पहाड़ पर पानी चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू टेक बिग इनिशिएटिव टू मतलब आपको पानी जो है नीचे से ऊपर लाने के लिए। तो ये प्रोसेस ए से बी स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि रैंडमनेस, पानी पहाड़ से तो पूरा फैल जाता है, ठीक है, तो क्योंकि वहां पर रैंडमनेस इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, तो प्रोसेस क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस। बट दिस प्रोसेस इन बैकवर्ड रिएक्शन, ये तो गया फॉरवर्ड, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, फॉरवर्ड। यही प्रोसेस बैकवर्ड में क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। बात आई समझ में? अब कई प्रोसेसेस ऐसी होती है जो फॉरवर्ड में भी हो जाए और बैकवर्ड में भी हो जाए। कोई प्रोसेस ऐसी होती है जो फॉरवर्ड में भी चलती है और बैकवर्ड में भी चलती है, ठीक है, और एक टाइम आता है जब इनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। जैसे कल मैंने बोला था, यहां से एक सॉल्यूशन है हमारे पास हायर कंसंट्रेशन का, एक है लोअर कंसंट्रेशन का, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे, और एक टाइम आएगा जब इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन सेम होगी, तो मूवमेंट दोनों तरफ सेम होगी, ठीक है, ना यहाँ का वहां, ना वहां का यहाँ। तो यहाँ पर हम बोलते हैं ये सिस्टम जो पहुंचा, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पर अगर सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया, तो उसकी जो एंट्रोपी होती है वो होती है जीरो। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, जीरो। क्यों चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी, देखो बेटा, पहले हायर कंसंट्रेशन पर था तो रैंडमनेस ज्यादा होगी या कम में भी, ठीक है, कम या ज्यादा, ठीक है, मान के चलते हैं यहां रैंडमनेस ज्यादा थी, यहां पर रैंडमनेस कम थी। अब जब इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए, यहां के पार्टिकल्स और यहां के पार्टिकल्स बराबर हो गए, तो दोनों में रैंडमनेस क्या होगी, बराबर से। जो पहले रैंडमनेस थी वही बाद में भी रैंडमनेस है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर सिस्टम है, जो यहां पर रैंडमनेस है वही यहां पर भी रैंडमनेस है, तो नेट रैंडमनेस क्या होगी, वही तो एंट्रोपी है, रैंडमनेस, ठीक है, तो नेट रैंडमनेस क्या होगी, जीरो। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होती है, एंट्रोपी जीरो, चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं। बात आई समझ में, क्लियर? अब यहां पर ये तो लास्ट है। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाउ टू डिराइव एंट्रोपी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो उनके लिए एंट्रोपी, ये बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर? इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो, कल मैंने मैथमेटिकली बोला था आप लोगों को, जो हमारा एंट्रोपी होता है डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। ये डेल्टा एस मेजर क्या करते हैं, लार्ज चेंज, ठीक है बेटा। अगर कोई प्रोसेस हमारा यहां मैं लिख रहा हूं ए से बी हो रहा है अंडर पीवी करो, ठीक है बेटा, तो यहां पर सिस्टम है, फिर यहां पर पहुंच गया, यहां पर इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेंपरेचर T1। सिमिलर यहां पर पहुंच गया, यहां पर प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेंपरेचर T2, ठीक है। खैर, हम आइसोथर्मल का जो क्या बोलते हैं इसको बेटा, एंट्रोपी जो है मेजर करते हैं एट आइसोथर्मल सिस्टम में। किसमें बेटा, आइसोथर्मली, आइसोथर्मली यानी पर डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ए सिस्टम पर डिग्री सेल्सियस बाय हीट एब्जॉर्ब्ड, दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी। ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड, कल डेफिनेशन लिखा था कि 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर देने से सिस्टम में कितना रैंडमनेस बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है, तो P1 V1 T1 P2 V2 T2। अब इस सिस्टम में अगर A से B प्रोसेस हो गई तो यहां पर एंट्रोपी मान, यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, A से B में मान के चला हूं, ये हो भी सकता है कि एंट्रोपी चेंज ना हुई। ठीक है, मतलब कभी मतलब 1 मिनट 2 मिनट के लिए प्रोसेस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लास ले 1 घंटे में, आप ऑर्डर में हो तो 1 घंटे में तो आप ऑर्डर में हो कि नहीं हो। ठीक है, तो एंट्रोपी तो चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो हम मान मतलब ऐसा मतलब हम क्या बोलते हैं, नेचुरली है। ठीक है, मानते हैं कि मतलब अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें एंट्रोपी चेंज होती ही है। ठीक है, रैंडमनेस तो इंक्रीज होती ही है। अब हमने माना कि A से B अगर कोई प्रोसेस हुआ है, इसका एंट्रोपी चेंज हुआ है। अगर मैंने माना कि इतना एंट्रोपी चेंज हुआ तो दैट्स अ लॉरेंट चेंज। ठीक है, तो ये तो लॉरेंट चेंज है। क्या है बेटा? लॉरेंट चेंज। ठीक है, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब कोई चेंज बड़ा हो तो उसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम क्या मानेंगे कि यहां पर जो एंट्रोपी चेंज हुआ है वो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो हुआ होगा, सेफ साइड। सेफ साइड में मान के चलता हूं कि एंट्रोपी इतना नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ है, और थोड़ी सी चेंज को हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल ds। ठीक है बेटा, तो इसी इक्वेशन को आगे हम लिखेंगे तो ds इक्वल्स टू dq अपॉन। ठीक है, इतना तो जरूरी है, इतना तो जरूरी है कि मतलब स्मॉल चेंज तो हुआ ही होगा, स्मॉल रैंडमनेस तो आई होगी। अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत आएगी, थोड़ा बहुत आप हिला डोलोगे तो जरूर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुत बन के बैठे। ठीक है, जैसे मुबशिर अभी वहां पर है, 10 मिनट बाद यहां पर बैठा होगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो चेंज आएगी। तो सेफ साइड के लिए मैंने माना कि चलो ठीक है, अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ी चेंज तो आई होगी। तो मैंने बोला कि स्मॉल ds इक्वल्स टू स्मॉल d2 डिवाइडेड बाय। तो अब इसको जो है मुझे तो निकालना है लॉरेंट चेंज। निकालना क्या है बेटा? लॉरेंट चेंज। तो मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूं, और दूसरी बात यहां पर ये भी है, d तो मुझे पता ही नहीं है, हीट कितनी लगी सिस्टम। ठीक है, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, ds को यहां, मतलब ds को कहां से कहां तक? a से b तक। मान के चलते हैं ये इनिशियल है और ये क्या है बेटा? फाइनल। ठीक है, मैंने माना कि मैं जो ds को इंटीग्रेट कर रहा हूं इनिशियल से si से sf तक, इनिशियल से फाइनल तक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन d। लेकिन एक बार मतलब फिर से बता रहा हूं कि dq मुझे अभी पता है, हीट कितनी लगी सिस्टम को। ठीक है, वही तो निकालना है। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं क्या आएगा। अब देखो, अब इंटीग्रेशन ऑफ s दैट इज s, इंटीग्रेशन ऑफ s दैट इज s, कहां से कहां तक बेटा? s इनिशियल से s फाइनल, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मैं dq को लिख सकता हूं du माइनस dw। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? du इक्वल्स टू dq प्लस dw। तो यहां से dq निकालोगे तो बनेगा du माइनस dw, du माइनस dw इक्वल्स टू d। होगा कि नहीं होगा? तो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स मैंने लिखा du माइनस dw डिवाइडेड बाय t। कुछ खाया मैंने अभी, वैसे की वैसा ही है। तो अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया ना, s फाइनल माइनस s इनिशियल, s फाइनल माइनस s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है इंटीग्रेशन इक्वल्स टू। अब यहां पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ du बाय t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dw बाय t, लिख सकते हैं ना बेटा? ठीक है, तो अब s फाइनल माइनस s इनिशियल, s2 माइनस s1 दैट इज डेल्टा s, दैट इज डेल्टा s। तो आ गया ना लॉरेंट चेंज। अब du जो है इसको लिख सकते हैं ncv dt,
अपॉन टी, क्योंकि मुझे टेम्परेचर इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, du के रेस्पेक्ट में, बिकॉज़ du क्या है बेटा, डेल्टा u इक्वल्स टू mcv डेल्टा t और du इक्वल्स टू mcv डिवाइडेड t। ये मैंने पढ़ा है पिछला इक्वेशन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, mcv डेल्टा t। तो डेल्टा s इक्वल्स टू mcv dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dw माइनस pdv माइनस pdv अपॉन t, माइनस pdv अपॉन t। ठीक है, ये लिख लो यहां तक। ठीक है, यहां तक नोट कर लो बेटा। डेल्टा एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन mcv dt अपॉन t। ठीक है, m दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल दिया, दोनों कांस्टेंट। ठीक है, तो mcv बाहर, डेल्टा s इक्वल्स टू mcv इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t। तो अगर ये इंटीग्रेशन dt से t, और टेम्परेचर कहां से कहां तक चेंज हो रहा था, T1 से T2 ग्राफ में, तो दैट इज T1 से लेकर T2। ठीक है बेटा, तो ये हो गया mcv dt बाय t माइनस, अब ये माइनस, देखो बेटा, ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, p dv बाय t। बट यहां पर आप लोगों को पता है कि अगर ये इंटीग्रेशन हो रहा है p का या t का, तो यहां पर भी उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए। जैसे x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो रहा है तो x dx होना चाहिए। ठीक है, y dy होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, p dv, और यहां पर अगर p को छोड़ t को मानते हैं तो यहां पर क्या है 1/t dv, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा करते हैं, p को कन्वर्ट करते हैं v में। ठीक है, कैसे, बाय आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है, तो आपको पता है pv इक्वल्स टू nRT होता है। तो v अगर हमें p निकाला तो p किसके बराबर होगा, nRT अपॉन v, nRT अपॉन v। ठीक है, तो यूज दिस इन दिस, तो डेल्टा s किसके बराबर होगा, सिनस, यहां पर देखो सिनस, तो देयरफॉर p इक्वल्स टू, तो डेल्टा s इक्वल्स टू mcv इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 dt by t, अभी मैं ऐसे लिखूंगा dt by t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ p के बदले nRT अपॉन v, और अपना t भी है, देन dv। ठीक है, t और t यहां पर कैंसिल, t और t यहां पर कैंसिल, तो ये बन जाएगा। अब यहां से इंटीग्रेशन nr बाहर 1/v dv, तो इसको बन जाएगा v1 से लेकर v2, तो ये हो गया डेल्टा s इक्वल्स टू mc 1/t होता है ln t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, दैट इज ln t log नेचुरल t, कहां से कहां तक बेटा, t1 से लेकर t2 तक, प्लस 1/v, nr को बाहर आएगा 1/v, दैट इज ln v, v1 से लेकर v2 तक। तो यहां पर डेल्टा s इक्वल्स टू mcv अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह हो गया ln t2 माइनस ln t1 प्लस nr ln v2 माइनस ln v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t होता है log नेचुरल t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt इक्वल्स टू ln t, या ln यहां पर मैं x यूज करूंगा ताकि कॉमन हो जाए ln x,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इक्वल्स टू ln x, डेल्टा s इक्वल्स टू ncv ln t2 माइनस ln t1 प्लस nr ln v2 माइनस ln v1। तो ये फार्मूला है log m माइनस log n, log m माइनस log n, ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया था, ये मैंने पहले ही दिन बताया था, सिंपल जब बेसिक मैथमेटिक्स हो गया था, ठीक है। फॉर्मूला यहां से अब आगे डेल्टा s इक्वल्स टू ncv log m माइनस log n हो गया ln t2 by t1 प्लस nr log m माइनस हो गया ln v2 by v1। दिस इज कॉल्ड द चेंज इन एंट्रोपी किसी सिस्टम में, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, अभी मैं फिर से ग्राफ बना रहा हूं बेटा, प्रेशर वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है A से B तक, यहाँ पर P1 V1 T1, यहाँ पर P2 V2 T2, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज जो भी है डेल्टा S हमें निकाला था, लार्ज डेल्टा S। हीट पता नहीं था, ठीक है, हीट मत पता था, ठीक है। इस ग्राफ से हम कैसे निकालते थे इस सिस्टम में हीट कितना है, ठीक है। तो हम निकाल, अगर हमें हीट पता होता तो हम यहीं से निकालते ds अपॉन dq/t। हीट देते टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है 1 डिग्री सेल्सियस, तो आप यहां से निकाल सकते थे, ठीक है। अब यहां पर ये पता नहीं था, लिसन बेटा, अब देखो यहां पर मुझे पता नहीं था इसका मतलब हीट कितना है, लेकिन यहां पर मैंने किसमें इसको चेंज किया, टेंपरेचर और वॉल्यूम, टेंपरेचर और वॉल्यूम है। तो यहां पर टेंपरेचर T1 निकालना होगा, तो टेंपरेचर T1 कितना, टेंपरेचर की तो बात हो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें टेंपरेचर से लो। अगर हमें वॉल्यूम में देखना है, आइसो मतलब जो भी है वॉल्यूम, तो V1 कितना होगा, तो यहां से निकाल सकते हो आप, V1 यहां पर होगा इस ग्राफ में, V2 यहां पर कितना होगा। प्रेशर निकालना होगा तो आप इसको प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहां से हम एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर बेटा, अगर हमारे पास अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, टेंपरेचर होता है कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी क्या होगा 0, और जो T1 है वही T2 के बराबर होगा। जब T1 इक्वल्स टू T2 होगा, लिसन, जब T1 इक्वल्स टू T2 होगा, ये दोनों सेम होंगे, तो लॉग में T1 कैंसल, ठीक है। तो ln1 क्या होगा 0, तो डेल्टा S क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा S आइसोथर्मल, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा S क्या होगा mCv, तो ये तो 0, ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा 0 बन जाएगा, तो बच जाएगा nr ln v2 अपॉन v1। और मैं इसको लिख सकता हूं, लॉग मेथड को कन्वर्ट करते हैं सिंपल लॉग मेथड में, तो माइनस 2.303 nr log v2 by v1। अब अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा v1 इक्वल्स टू v2, यहाँ डेल्टा v इक्वल्स टू 0, तो उस टाइम ये टर्म 0 होगा, तो डेल्टा S आइसोकोरिक इक्वल्स टू mCv ln T2 अपॉन T1, और 2.303 mCv log of T2 upon T1। तो दिस इज द एंट्रोपी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। आइसोथर्मल के लिए ये, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये। अब अगर आइसोबारिक प्रोसेस होगा, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में आप इस V2 और V1 को प्रेशर में कन्वर्ट करो, ठीक है। जब इसको प्रेशर में कन्वर्ट करोगे तो यही टर्म 0 होगा, तो ये वहां पर फिर से इसी में रहेगा, डेल्टा S आइसोथर्मल सॉरी जो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वही आएगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। खैर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है।
आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए NR-ln-V2/V1, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए MCV-ln-T2/T1। बस ये याद रखना असल में फॉर्मूला, पूरा डेरिवेशन याद रखो ना रखो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये वाला आप लोगों को याद रखना है, डेल्टा S आइसोथर्मल इसके बराबर बेटा या तो NR-ln-V2/V1 या 2.303 NR-log-V2/V1, और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर डेल्टा S आइसोकोरिक इज इक्वल टू NCV-ln-T2/T1 और 2.303 NCV-log-V2/T2/T1, ठीक है। दिस इज द एंट्रोपी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। यहां से हम निकाल सकते हैं आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्लियर? अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कल क्वेश्चन कर लेंगे। ये फिर आप बाद में पॉज करके लिख लेंगे। यहां पर याद रख लीजिएगा आप बेटा, डेल्टा S आइसोथर्मल इसके बराबर होता है बेटा NR या 2 पॉइंट मैं अब लिखूंगा 2.303 NR log V2/V1 डेल्टा S आइसोकोरिक equals to 2.303 NCV log of T2/T1। ये दो फार्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ टोटल एंट्रोपी डेल्टा S होगा, इन दोनों को ऐड करना है, बस खत्म, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पर, अब हमारा क्वेश्चन एक है, आज मैं सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दूंगा जो एग्जाम में आया था, बहुत पहले आया है, ठीक है। एक प्रोसेस है बेटा, क्वेश्चन, ठीक है, डेल्टा S A to C, ठीक है। इसने लिखा था क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड डेल्टा S A to B if डेल्टा S A to C equals to plus 50 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या EU, डेल्टा S C to D equals to plus 30 EU, डेल्टा S B to D equals to plus 20 EU, ठीक है। तो ये दिया था ऐसे करके, तो बेटा ये बता रहा है कि कोई प्रोसेस है, ठीक है, जो A से, देखो यहां से A से पहले C गया, ठीक है। हमारे प्रोसेस पहले ये हमें निकालना है डेल्टा S A से B, A से B कोई प्रोसेस हो रहा है, इसका बता रहा है कि इसका एंट्रोपी क्या होगा, वो ये बोला डेल्टा S A से B। तो यहां पर क्या दिया है, ये प्रोसेस मनी स्टेप्स में हो रही है, यहां पर डेल्टा S A to C हो रहा है, तो कितना है बेटा 50 EU, फिर प्रोसेस हो रहा है C से D, तो उसका क्या है प्लस 30, और फिर प्रोसेस हो रहा है B to D ऐसे करके, ठीक है, या D to B, ठीक है। तो इसका कितना बेटा प्लस 20। अब ये बता रहा है कि आप बताओ डेल्टा S A से B कितना होगा बाय यूजिंग दीस थ्री, ठीक है। तो मैं इनको यूज कर रहा हूं, सॉल्यूशन इसका लिखेंगे बेटा, यहां पर देखो सॉल्यूशन, पहले लिख रहा है डेल्टा S A to C इक्वल, अगर प्रोसेस डेल्टा S A to C, डेल्टा S क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, S2 माइनस S1 होता है ना, तो C हम लिख सकते हैं इसको SC माइनस SA कितना है बेटा 50, ठीक है। दूसरा क्या है डेल्टा S C to D,
डेल्टा एस सी बी, तो हम लिख सकते हैं एस बी माइनस एस सी, दैट इज इक्वल टू 30। तीसरा क्या लिखा है, बी टू डी, डेल्टा एस बी टू डी, तो हम लिख सकते हैं एस डी माइनस एस डी इक्वल्स टू 20। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिखूंगा इक्वेशन सेकंड, इसको लिखूंगा इक्वेशन थर्ड। ठीक है, निकालना क्या है हमें, डेल्टा एस ए से बी, हमें निकालना है डेल्टा एस ए टू बी, तो वो किसके बराबर होगा, एस बी माइनस एस ए। तो एस बी माइनस एस ए यहां से निकलेगा, तो हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा एस ए से बी। एस बी माइनस एस ए निकालना है, तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को पहले ऐड करते हैं। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा, एससी और एससी कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एससी माइनस एसए प्लस एसडी माइनस एससी इक्वल्स टू 50 प्लस 30 हो गया 80। तो यहां से एससी और एससी कैंसिल, प्लस एससी माइनस एससी कैंसिल, तो यहां से क्या मिला बेटा, एसडी माइनस एसए इक्वल्स टू 80, एसडी माइनस एसए इक्वल्स टू 80, एसडी माइनस एसए इक्वल्स टू 80। अब यहां पर देखिए, एसडी माइनस एसए इक्वल्स टू 80। अब एसबी माइनस एसए, दिस इज इक्वेशन फोर्थ ना, इक्वेशन फोर्थ। अब करते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ करेंगे तो होगा एसबी माइनस एसबी, एसबी माइनस एसबी प्लस एसबी, सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एसबी प्लस एसए। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20, दैट इज 60, या माइनस यहां से इधर थर्ड से फोर्थ, थर्ड फ्रॉम फोर्थ करना था। ठीक है, थर्ड फ्रॉम फोर्थ लिखना था, थर्ड फ्रॉम फोर्थ लिखेंगे तो क्या आएगा, फोर्थ पहले लिखना है, एसबी माइनस एसए, एसबी माइनस एसए माइनस एसडी माइनस एसबी, माइनस एसडी माइनस एसबी, माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इक्वल्स टू 80 माइनस 20 हो गया 60। तो अब एसडी माइनस एसए माइनस एसडी माइनस माइनस प्लस एसडी इक्वल्स टू 60, एसडी और एसडी कैंसिल, तो यहां पर आ गया एसबी माइनस एसए इक्वल्स टू 60। तो ये एसबी माइनस एसए क्या है बेटा, एसबी माइनस एसए क्या है, डेल्टा एस ए टू बी, तो डेल्टा एस ए टू बी इक्वल्स टू 60। तो कितना है बेटा ये 60। हमें फाइंड करना था डेल्टा एस ए से बी, तो माइनस एस बी माइनस एस ए, तो यहां से हमें एस बी माइनस एस ए मिला 60, डेल्टा एस ए से बी दैट इज इक्वल्स टू 60। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो टुडेस टॉपिक लेक्चर इज स्टॉप देयर। ठीक है।